हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दर्पण और दर्पण के मेनली प्रकार, दर्पण के क्या उपयोग है। ठीक है, तो आइए विद्यार्थियों, बिल्कुल भी देर न करते हुए हम करते हैं इस स्लाइड के माध्यम से इस वीडियो की शुरुआत। ओके, तो सबसे पहले हमने लिखा है विद्यार्थियों दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो मैं बता दूं विद्यार्थियों, दर्पण जो होता है वो कांच का एक टुकड़ा होता है, वो ग्लास ही होता है विद्यार्थियों। ग्लास का एक टुकड़ा होता है जिसके किसी एक सतह पर क्या होती है, धातु का लेप लगा रहता है। ठीक है, किसका लेप लगा रहता है? धातु का लेप लगा रहता है। कुछ विशेष धातुएं हैं, जैसे विद्यार्थियों अपन बात करें चांदी का लेप लगा रहता है। ठीक है, अपन बात करें एल्युमिनियम की परत लगी रहती है, निकिल का, क्रोमियम का, या तो पारे का। ओके, तो ये धातुओं की जो लेप है वो धातु मतलब उस ग्लास की किसी एक साइड पर लगा दी जाती है जिससे परावर्तन का काम हो सके। ठीक है, आपको बता दूं दर्पण का मुख्य काम क्या है? परावर्तन करना, प्रकाश का परावर्तन करना। ओके, तो ये धातु का लेप लगा रहेगा। यदि धातु का लेप न लगाएं तो क्या होगा सर? यदि आप धातु का लेप नहीं लगाएंगे ना विद्यार्थियों, तो उस शीशे से, उस कांच से परावर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, होगा लेकिन बहुत लाइटली होगा विद्यार्थियों, प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर उस पर पॉलिश होती है विद्यार्थियों, तो उस धातु का जो हमने लेप लगाया है उसके ऊपर भी गाढ़े रंग का एक पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे धातु की जो लेपिंग है, धातु का जो लेप है वो सुरक्षित रह सके। किससे? ऑक्सीकरण से और खरोंच से। ठीक है, तो यही बात मैंने बोर्ड में भी लिख दिया है आपके लिए कि दर्पण कांच की बनी हुई चिकनी चमकदार व परावर्तक सतह होती है जो किसी वस्तु का क्या करती है? प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा लिख देंगे आप। इसके बाद हमने लिखा है विद्यार्थियों लेप। तो लेप किसका होता है? तो चांदी और एल्युमिनियम का उस कांच के ऊपर एक सतह पर लेप लगा दी जाती है। इस धातु के लेपिंग के बाद क्या होता है विद्यार्थियों? पॉलिशिंग होती है, तो गहरे रंग की कोई एक पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, इसके पश्चात हमने लिखा है यहाँ पे दर्पण के मुख्य प्रकार। तो दर्पण के जो मुख्य प्रकार हैं वो दो ही प्रकार हैं विद्यार्थियों, और वो भी किसके आधार पर है? उसके तल के आधार पर है, उसके परावर्तक सतह के आधार पर है। ठीक है ना, तो यदि दर्पण का जो सतह है विद्यार्थियों वो कैसा हो, जो परावर्तक सतह है वो यदि सपाट हो, समतल हो, चिकना हो। ठीक है ना, मेनली समतल कहेंगे, सपाट कहेंगे, मतलब खांच और उभार ना हो। ठीक है ना, तो वो जो दर्पण होगा उसे बोलेंगे समतल दर्पण। दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? सपाट हो एकदम से। ठीक है ना, तो उसी को हम बोलेंगे क्या? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ओके, मैंने परिभाषा लिखा है जिसका परावर्तक सतह कैसा? सपाट हो, समतल हो। फिर अपन देखते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ने के पहले अपन यहाँ पे समझ लें समतल दर्पण की। यदि ये दो सरफेस है विद्यार्थियों, इस तरह से एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये, तो किसी एक सरफेस में, किसी एक सतह पर इसमें पॉलिश कर दी जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हमने लेप कर दिया एक धातु का, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर दी जाएगी? किसी एक गहरे रंग की पॉलिश कर दी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो पहले किसका कोड चढ़ेगा विद्यार्थियों? धातु का। इसके बाद उसके ऊपर किसकी कोटिंग हो जाएगी? उसके ऊपर किसी गहरे रंग की पॉलिश की लेप कर दी जाएगी, पॉलिशिंग कर दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लेप पहले लगाएंगे कांच के ऊपर, किसका लेप लगाएंगे? किसी धातु का, और फिर उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे। ठीक है ना, तो जिससे ये जो लेप लगाया है हमने धातु का, ये सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद हम सीखेंगे इस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कैसा बनेगा विद्यार्थियों? सीधा बनेगा। और सीधा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता में पहली विशेषता यही आपको लिखना है कि सीधा और आभासी बनेगा। फिर दूसरा क्या विशेषता है विद्यार्थियों? तो दूसरा विशेषता है कि यहाँ पर प्रतिबिंब का जो पार्श्व होगा, प्रतिबिंब का जो
पार्श्व होगा, उसका जो साइड होगा वो बदल जाएगा, ठीक है ना, उसके किनारे बदल जाते हैं। जो वस्तु का बायां हिस्सा है विद्यार्थियों, वो प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, दायां हिस्सा हो जाएगा। जैसे मैं यदि अपना प्रतिबिंब देखूं दर्पण में, तो ये मेरा दाहिना हिस्सा है, ये क्या है, दाहिना हिस्सा, तो उधर उसके लेफ्ट में दिखाई देगा प्रतिबिंब में, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको, ये बहुत बड़ी विशेषता है, इसे आप जरूर याद रखें। फिर एक विशेषता हमने और लिखा है प्रतिबिंब की, कि जो प्रतिबिंब होगा उसका जो आकार होगा, उसका जो आमाप होगा, साइज होगा, वो सदैव वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। तो दर्पण से, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ये तीन विशेषताएं आपको याद रखनी है। जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब का जो साइड है वो बदल जाएगा, पार्श्व बदल जाएगा, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से आप इसकी, इस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बता देंगे। अब चलते हैं विद्यार्थियों गोलीय दर्पण, जो दर्पण का दूसरा प्रकार है। तो ये विद्यार्थियों ऐसा दर्पण जिसका जो सतह हो कैसा हो, गोलीय हो, कैसा हो, वक्रित हो, घुमावदार हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में कितने प्रकार हैं विद्यार्थियों, तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। एक है अवतल दर्पण जिसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और एक है उत्तल दर्पण जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है ना। इसे याद करने का ट्रिक भी है ना। तो चलते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण को थोड़ा सा बना देते हैं विद्यार्थियों। हमें इस तरह से एक दर्पण बनाना है, एक कांच ले लेना है इस तरह से घुमावदार, जिसका सतह कैसा हो, घुमावदार हो। तो इस तरह से हम एक गोलीय दर्पण लिया है, एक और गोलीय दर्पण लेते हैं इस तरह से, जिसका सतह कैसा हो, घुमावदार हो। अब इसमें ध्यान रखना है डिपेंडेंसी कहाँ है, तो परावर्तक सतह पर है। तो अवतल दर्पण विद्यार्थियों जिसका ये जो धंसा हुआ सतह, ये वाला भाग, ये अंदर वाला भाग धंसा हुआ, तो यही है ना। तो अवतल, अवतल, अवनमन, अवनमन, झुका हुआ, धंसा हुआ, जिसका धंसा हुआ सतह अवतल, जिसका धंसा हुआ सतह तल परावर्तन का काम करे, और जिसके उभरे हुए सतह पर क्या कर दी जाए विद्यार्थियों, पॉलिशिंग कर दी जाए, ठीक है ना। तो उस दर्पण को ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो पहला दर्पण हमने बना लिया अवतल दर्पण। इसका अंदर वाला भाग, धंसा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तन का काम करेगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल, उत्तल, उ से उठा हुआ, उभरा हुआ, और तल मतलब सतह। तो ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तन का काम करे, उभरा हुआ भाग परावर्तन का काम करे, उसे ही क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो मतलब ये वाला भाग देख रहे हैं ना, उठा हुआ है, तो इससे परावर्तन होगा, और पॉलिशिंग किधर हो जाएगी विद्यार्थियों, अंदर वाली सतह पर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो उत्तल दर्पण जिसका उभरा हुआ सतह क्या काम करे, परावर्तन का काम करे, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना देंगे एक छोटा सा, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल, उभरा हुआ, तल, उ से उभरा हुआ और तल से सतह। अवतल, अब से ले लेंगे धंसा हुआ, ठीक है ना, और तल से सतह। तो इस तरह से हमने ये दूसरा जो है ये उत्तल दर्पण है, और ये क्या है, अवतल दर्पण का एक छोटा सा डायग्राम बनाना है आपको। इसके बाद इसके का जो उपयोग है विद्यार्थियों वो भी ध्यान दें। तो अवतल दर्पण की मैंने परिभाषा लिख दी है यहाँ पे, कि अवतल दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक सतह का काम करे। और अब हम अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों एक बात मैं बता दूं, अवतल दर्पण की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर इसके उपयोग हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है विद्यार्थियों, फोकस और क्या, ध्रुव। तो वहां पर यदि वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसी गुण का उपयोग करते हुए यहाँ पे अपन इस दर्पण का उपयोग करते हैं, किसमें, शेविंग दर्पण में। मतलब जिसमें शेव करते हैं ना, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वो किसका, वो कौन सा बना, किसका बना होता है, तो अवतल दर्पण ही होता है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो बड़ा चेहरा दिखता है, ठीक है ना, जो बाल होते हैं वो छोटे बाल भी बड़े दिखाई देते हैं। इस वजह से वहां पे कटने की संभावना कम होती है और अच्छे से शेविंग हो जाती है। इसलिए अपन शेविंग में किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा है दंत रोग विशेषज्ञ। तो दंत रोग विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है विद्यार्थियों, जो दांत का चित्र है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना, जिससे वो आसानी से अपना काम कर लेते हैं।
टार्च व गाड़ी की जो हेडलाइट होती है ये भी किसका बना होता है विद्यार्थियों, अवतल दर्पण का, जिससे प्रकाश किरणें फैलती नहीं है विद्यार्थियों, बल्कि एक जगह पर केंद्रित होती है, फोकसित होती हैं, जिससे वहां पर हमें चीजें आसानी से दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अवतल दर्पण के आपने यहाँ पे उपयोग लिखना है। सेविंग दर्पण के रूप में होता है, दंतरोग विशेषज्ञ इसका उपयोग करते हैं, और गाड़ी व टार्च की हेडलाइट में, ठीक है ना, प्रकाश को फोकसित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण विद्यार्थियों, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, तो वो तो सीधा, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा, किसी भी स्थिति में आप वस्तु को रखें सदैव सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसका उपयोग क्या है, तो पश्च दृश्य देखने में, जैसे आप गाड़ियां चलाते हैं ना, तो गाड़ी के जो बगल में अपने पश्च दृश्य होता है, मतलब एक दर्पण लगा होता है, वो पीछे का दृश्य, साइड व्यू मिरर जिसे कहते हैं, तो पीछे का जो चित्र देखने का काम आता है, पीछे का जो प्रतिबिंब देखने का काम आता है, वो किसका होता है विद्यार्थियों, वो उत्तल दर्पण का काम होता है। उत्तल दर्पण हम वहां इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सभी बड़ी से बड़ी वस्तुओं का छोटा सा प्रतिबिंब देता है। ओके, तो चलिए विद्यार्थियों, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। ओके, चलिए, आशा करता हूं आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, तो आज की स्लाइड आपको कैसी लगी विद्यार्थियों? यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट अच्छे लगते हैं विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।